Please subscribe my channel, like my video and share also. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन वेयर हाउसर में। दोस्तों आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हुए हैं, भाग 2। इसके पहले हम लोग प्रश्न नंबर 8 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है। इस वाले वीडियोस के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उसका आप देख सकते हैं उसको। तो देखिए 9 नंबर में क्या है, प्रश्नावली में समांतर श्रेणी एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। प्रश्नावली 5.2 का भाग नंबर 2 मतलब 9वें नंबर क्वेश्चन से प्रारंभ किया जाए। इससे पहले 1 से लेकर के 8 तक ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा व 9वें पद क्रमशः 4 व -8 हो तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। दिया गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा व 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हो तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले एक चीज देखेंगे, इसमें हम लोग पूछा गया है एक तो पहले तीसरा व 9वां पद। तो आप सूत्र जानते ही हैं कि A3 यहाँ पे लिख लीजिएगा हल, और हल के बाद आपको सॉल्व करना है। A3 इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। तीसरा का मतलब 4 दिया गया है, और यहाँ पे A9 इज इक्वल टू दिया गया है कितना, -8। इतनी बात समझ रहे हैं आप। अगर इसको थोड़ा सा विस्तारित किया जाए तो A3 को अगर बदलते हैं तो आपको पता है जितने पद पूछता है उससे ठीक एक कम करते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये A प्लस 3D है ना, 3 है तो 2D इक्वल टू कितना बन जाएगा, 4। और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8D इज इक्वल टू कितना, -8। इतनी बात समझ रहे हैं। अब पूछा गया लास्ट में कि कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक समीकरण ये बन गया और एक समीकरण ये बन गया है, समीकरण 1 और समीकरण 2। चलिए यहीं से शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए समान चिन्ह है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम घटाने पर लिखेंगे। क्या करने पर, घटाने पर। समान चिन्ह जब भी दिखेगा तो आपको घटाना पड़ता है। तो अब देखिए यहाँ पे प्लस था तो इसको चेंज करेंगे माइनस में। पहले तो ये प्लस है तो इसको चेंज किया माइनस में, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2D 8D में से घटेगा। ध्यान देना है, यहाँ पे 8D जो दिया गया है वो 2D से बड़ा है और ये माइनस पद में हो गया है। अब तो -8 में से 8D में से 2D घटेगा तो क्या बन जाएगा, -6D इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो अब प्लस हो जाएगा। अब ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो क्या बन जाएंगे, 12 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 12 हो जाएगा। इतनी बात समझ रहे हैं आप। अब देखिए यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये -D इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। यानी D बराबर क्या बन जाएगा, -2। D बराबर क्या बन गया, -2 बन गया। यहाँ तक तो आपने पूरी तरह से समझ लिया। D की वैल्यू क्या बन गई, -2 बन गया। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं हम लोग, D के मान को, यानी जो D की वैल्यू आया हुआ है इसमें ये जो निकला है वो सर्वांतर, D हमेशा सर्वांतर होता है, तो हम A वाले पद का मान निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो देखिए समीकरण 1 यही बना है ना, तो समीकरण 1 बना है तो लिख सकते हैं एक बार A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। तो देखिए यहाँ पे A की जगह पे A और प्लस 2 की जगह पे 2 इंटू, देखिए D की वैल्यू क्या है, -2 है तो -2 किया गया, और इज इक्वल टू कितना, 4। तो देखिए प्लस माइनस माइनस 2 2 जा कितना हो गया, 4 इक्वल टू 4। तो A बराबर क्या बन जाएगा, 4, इधर आएगा तो 4 बन जाएगा, मतलब 8 बन गया। यानी A बराबर कितना बन गया, 8। A की वैल्यू कितना आ गई, 8 आ गया है। तो जब A की वैल्यू 8 आ गया है तो अब क्या करना है, इसके बाद देखिए पूछा क्या गया है, कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। तो कौन सा पद पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, इसको यहाँ लिख लीजिएगा घटाने पर। यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, कौन सा पद मतलब A इज इक्वल टू A प्लस A-1 इंटू D पे सॉल्व करते हैं। और ध्यान दीजिएगा कौन सा पद, यानी वो पद हमें ज्ञान नहीं है तो इसके बराबर, और इसका मान हमें क्या खोजना है, शून्य। तो शून्य खोजना है तो लिख सकते हैं यहाँ पे AN इज इक्वल टू, A की वैल्यू क्या आया है, 8 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और प्लस, यहाँ n की वैल्यू नहीं पता है तो आप लिखेंगे n और -1, और D की जगह पे क्या लिखेंगे आप, -2,
तो यहाँ पे हो जाएगा -2। इतनी बात समझ रहे हैं आप। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है कि इस वाले पद को मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे an इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमको पता हो गया है और उसके बाद से ये 2 भी दिया गया है। तो ये बताइए, अगर हम इसमें गुणा करते हैं, बाय द वे इसको गुणा करते हैं तो क्या बन जाएगा, एक बार 8 और प्लस n में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो लिख लीजिए -2n, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 की जगह पे 2। इतना सा क्लियर है। अब देखिए an इज इक्वल टू 8 को पक्षांतर कर लीजिए। तो जब 8 को पक्षांतर करेंगे यानी इसके बराबर 0 मानिएगा, इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0, तो an की मान निकालेंगे तो इसको ले जाएंगे इधर, तो बन जाएगा -2n और +2 इज इक्वल टू -8। 2 से सब में भाग दे दीजिए तो ये बन जाएगा -1 + 1 इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो देखिए -n लेंगे हम लोग तो ये जाएगा इधर, और जब ये जाएगा इधर तो इक्वल टू -4 और ये हो जाएगा -1, तो -n इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल और n बराबर क्या बन गया 5। इसका मतलब ये है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी का पांचवा पद क्या बनेगा, शून्य होगा। पांचवा पद शून्य होगा। तो इस तरह से ये इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या होता है। दोस्तों देखते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन यानी 10वां नंबर क्वेश्चन। कहा गया किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन को बनाने कैसे, इस टाइप से अगर क्वेश्चन का इक्वेशन बनाने आ जाएगा तो आप कर लेंगे, बहुत बड़ा मतलब हार्ड नहीं है आपके लिए। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले लिखेंगे हम समांतर श्रेणी का प्रथम पद। हम प्रथम पद क्या मानते हैं, प्रथम पद मानते हैं ए, मैंने पहला पद ए हो जाएगा। तो हम ये भी जानते हैं कि इसका अगर सर्वांतर निकालना है, सर्वांतर, तो सर्वांतर आपका क्या बनता है डी, यानी प्रथम पद ए हो जाएगा, सर्वांतर क्या बनेगा इसका डी बन जाएगा। तो एक चीज करते हैं यहाँ पे, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हम लिखेंगे A17 इज इक्वल टू A10 और प्लस में 7, A10 प्लस में 7। मतलब समझिए ये 17वां पद है, ये 10वां पद है, तो 17वें पद का 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब इन दोनों का योग इसके बराबर माना जाता है। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 17 जितने पद पूछता है उससे एक कम लिखेंगे, पहले ही बताया आपको। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस यहाँ 16d इज इक्वल टू ये बन जाएंगे a प्लस 9d और प्लस कितना हो जाएगा 7। इतना तो क्लियर सी बात समझ रहे हैं। दोनों तरफ देखिए a है तो ये a से पहले ही कटा दीजिए क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ बन गया आपका 16d और ये आ जाएगा तो -9d इज इक्वल टू कितना 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7। तो 16 में से 9 जाएगा कितना बनेगा 7, 7d बराबर 7, तो d बराबर कितना हो जाएगा 7/7 इज इक्वल टू कितना 1 और d बराबर 1 हो गया। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि सर्वांतर ज्ञात करना है, तो सर्वांतर d बराबर कितना निकलेगा 1 और इस क्वेश्चन का बस इतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना इजी है। हमने प्रथम पद माना जाता है पहला, सर्वांतर को d मानते हैं। पहला पूछा गया कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक माना गया है। इसकी पूरा वैल्यू, इसका पूरा वैल्यू 7 कर दिया गया। अब एक दूसरे के प्रति पक्षांतर करके हमने डी की वैल्यू निकाल दिया। ओके, आइए देखते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन, मतलब 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 को। आइए दोस्तों देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, बहुत इजी है, आप देखते ही देखते सॉल्व कर लेंगे। 11 नंबर है, समांतर श्रेणी आपका 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व कैसे की जाती है पहले समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे
करना क्या है हमें कि समांतर श्रेणी जो दी गई है, मतलब ये कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, और ए बराबर कितना दिया गया है 3। समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर 3 है। तो ये बताइए सर्वांतर क्या बनेगा इसका, तो यहां लिखेंगे हम सर्वांतर d इज इक्वल टू दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या है इसमें, यानी a2 माइनस a1 लेते हैं। a2 की वैल्यू दी गई कितना 15 और -3 इज इक्वल टू d की वैल्यू क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। d की वैल्यू क्या आ गया 12 आ गया। तो अब देखिए, अब d की वैल्यू आपने निकाल लिया है, a की भी वैल्यू आपने निकाल लिया है। अब पूछा जा रहा है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यदि हमको वो पद याद नहीं है तो लिख सकते हैं कि माना वह a nवां पद होगा। कौन होगा, a nवां पद होगा। चलिए हमने मान लिया कि माना वो a nवां पद होगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। an इज इक्वल टू, कहा गया कि 54वें पद से 132 अधिक है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग a54 और प्लस में कितना 132, जैसे पहले क्वेश्चन हम लोग करते थे। तो अब बताइए, अब an का फॉर्मूला क्या होता है, हम लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 और इंटू डू इज इक्वल टू, इसके बराबर क्या हो जाएगा, तो a प्लस ये हो जाएगा 53d और प्लस में कितना 132। यहाँ तक तो क्लियर सी बात है, समझ रहे हैं आप। अब ये बताइए, यहाँ पर a और यहाँ पे d, यहाँ भी a और यहाँ पर d, इन सब का मान हमें पता है क्योंकि ऑलरेडी हमने a की वैल्यू 3 निकाल लिया है। तो देखिए 3 और प्लस n की वैल्यू नहीं पता है तो n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या निकाले आपने 12 निकाला है। a के जगह पे अब क्या लिखना है आपको, इस a के जगह पे वही मान रहेगा, तो रख लीजिए a के जगह पे कितना 3, तो 3 हो जाएगा और प्लस यहाँ आपका 53 और फिर क्या है इंटू d की वैल्यू कितना 12 और प्लस हो जाएगा 132। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। या फिर एक और मेथड इसका है, एक और मेथड ये बनेगा कि देखिए इधर a है इधर भी a है, तो क्यों ना हम a वाले वैल्यू को पहले क्रॉस कर ले। चलिए इसको रफ कर देते हैं, थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। तो इससे बेटर है कि देखिए यहाँ पे a है, यहाँ पे इस a दोनों को कटा दीजिए, तो यहाँ क्या बनेगा n माइनस 1। अब n माइनस 1 यहाँ बन गया और d की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग 12, तो चलिए यहाँ पे हम रख लेते हैं 12 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 53 और फिर से d है, तो यहाँ पे 53 और इंटू d की वैल्यू कितना 12 हो जाएगा और फिर से प्लस कितना है 132 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू 132 हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि इसके बाद आपको क्या करने होंगे। अब देखिए 53d तो यहाँ निकल गया, इसके हिसाब से अब लिखेंगे हम लोग, इसके हिसाब से तो करना क्या है, आप देखिए ये 153 और प्लस 1 प्लस 162 है 132 है, तो यहाँ देखिए n माइनस 1 अगर मानते हैं तो ये हो जाएगा 53 इंटू 12 हो जाएगा और बाई कितना करेंगे, यहाँ भी 12 हो जाएगा और फिर सबका एडिशन में कितना है 132 दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को हम गुणा करके और इससे भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 53 में अगर 12 से गुणा करते हैं हम लोग, 53 में 12 से गुणा करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा गुणा करने के बाद 768 और बटे में कितना 12, फिर से प्लस करना है 132 में। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अब यहाँ पे दिया गया है n माइनस 1 इज इक्वल टू, इनसे भाग देंगे हम लोग, तो इससे भाग देने के बाद भाग की क्रिया हमने ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं, तो चाहेंगे तो उसके द्वारा भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, जैसे इसमें गुणा करेंगे हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं इनसे गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा 636 डिवाइडेड बाय 12 और ये प्लस हो जाएगा 132 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको भाग देंगे हम लोग तो देख सकते हैं कितनी बार में कटेगा, 12 5 60 और 12 3 36। इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों को जोड़ लेते हैं, सपोज दैट मानिए यहाँ पे n माइनस 1 और इनको जोड़ा जाएगा, तो देखिए 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 6 हो जाएंगे और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 और बटे में कितना 12। अब इसको भाग देंगे हम लोग तो 64 बार में कट जाएगा।
कितनी बार में 64 बार में। आप देख लीजिएगा, भाग ही करना पड़ता, भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। अब बताइए n-1 बराबर जब 64 निकल गया तो n बराबर क्या निकल जाएगा, 64 + 1 मतलब कितना, 65, यानी n बराबर क्या हो गया, 65। अब सुनिए, अब कहा गया है कि समांतरित कौन सा पद है जो उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम दिखा सकते हैं कि समांतर श्रेणी का 65वां ऐसा पद है जिनका योग हम करेंगे, या अर्थात 65 लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 12 को। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रश्न नंबर 12, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, इनका जो सर्वांतर वो समान है, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 माना जाता है, 100वें पद का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इनको देखते ही हल कर सकते हैं मेरे हिसाब से। देखिए, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में करने क्या है, हम पहले प्रथम पद निकालें। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर मान लेते हैं ए। क्यों कैपिटल मानते हैं, क्योंकि दो पद है इसमें, दो श्रेणियां हैं, तो प्रथम पद ए मान लेते हैं और उसके बाद से फिर इसी के सामने लिखते हैं हम लोग सर्वांतर। क्या, सर्वांतर बराबर मान लेते हैं क्या, डी। ठीक है, सर्वांतर को हमने डी मान लिया, ये प्रथम के लिए है। और पहला समांतर श्रेणी, ध्यान रखना, पहला समांतर श्रेणी का ये हो जाएगा। तो ये बताइए हम दूसरी समांतर श्रेणी क्या लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद। तो यहाँ भी लिखेंगे हम दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, यहाँ भी हम ए मानेंगे, तो यहाँ ले लीजिए स्मॉल ए से डिनोट कर लीजिए, और यहाँ पे आपका हो जाएगा सर्वांतर। तो यहाँ सर्वांतर समान कहा गया है, तो समांतर आपका समांतर क्या बन गया, सर्वांतर बन गया आपका डी समान है। अब देखिए आप क्या करना है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 100वें पदों का अंतर 100 है, इसका मतलब ये है इनका और इनका दोनों का अंतर कितना है, 100 है। तो पहले स्टेप में हम 100वें का निकालेंगे, फिर 1000वें का निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं हम लोग। देखिए 100वें पदों का अंतर कितना, 100 है, तो इसका मतलब a100 और माइनस स्मॉल a100 और इसका मान कितना है, 100 के बराबर है। बात समझ रहे हैं आप। देखिए कह रहा है ना कि इनके 100वें पदों का अंतर, तो हमने प्रथम पद यानी एनवा पद जो होता है, जैसे लिखते हैं हम लोग ए एन, तो यही ए दिया गया है यहाँ पे, एक बार कैपिटल स्मॉल, एक बार कैपिटल एक स्मॉल है, क्योंकि दो बार है तो दोनों बार स्मॉल ए ही रहेगा तो समझने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमने क्या किया है कि कैपिटल ए लिया और स्मॉल ए लिया। तो एनवा जो पद है वो कितना पूछा है, 100वें पद। तो जब 100वें पद पर रखेंगे हम लोग तो इनका अंतर ये, अब आपको खुद अच्छी तरह से पता है कि 100वां पद जब निकालते हैं तो मतलब जितना पूछता है उससे एक कम, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस ये बन जाएगा 99d, एक कोष्ठ में कर लेते हैं, और माइनस ये भी क्या बन जाएगा, ए प्लस ये भी बन जाएगा 99d, और कोष्ठ बन करके क्या लिख सकते हैं, 100। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए कोष्ठक तोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस यहाँ पर 99d और माइनस ए की जगह पे ए और प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी हो जाएगा 99d बराबर कितना, 100। अब देखिए ये प्लस पद में है और ये माइनस पद में है, तो अब क्या मिला, a प्लस माइनस माइनस a माइनस a बराबर कितना, 100। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है। अब बताइए इसी मेथड से अगर दूसरा वाला यहीं पे रखें और दूसरे वाला में भी सेम यही प्रोसेस लगाते हैं हम लोग, तो इस वाले प्रोसेस को चेंज करके, मतलब देखिए a माइनस ए बराबर 100 आया है ना यहाँ पे, तो अब 1000वें पद का निकालना है, तो देखिए 1000वां पद निकालेंगे हम, तो यह नहीं लिख सकते हैं a 1000 माइनस स्मॉल a 1000 इक्वल टू 100, इसका ही मान लेते हैं। अगर 100 नहीं मानेंगे तो इसका अंतर अलग हो जाएगा, तो अंतर 100वें पद का निकाल लिया हमने, और a माइनस ए बराबर निकाला गया 100। अब क्यों निकाला गया है, एक चीज चलिए मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 100 नहीं लिखते हैं, इक्वल टू 0 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बताइए इक्वल टू 0 ना मान करके सिर्फ इसका अंतर निकालिए। देखिए
ए 1000 मतलब क्या बनेगा ए प्लस ये बन जाएगा 999 डी और माइनस जैसे इसको किए थे हम कोष्ट चेंज करके कोष्ट हटा करके तो ये भी बन जाएगा ए और माइनस 999 डी। तो ये बताइए इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना तो क्या बनेगा ये बन जाएगा ए माइनस ए। अब थोड़ा इस पे आ जाइए, ये बताइए कैपिटल ए माइनस ए बराबर क्या मिला है 100 मिला है ना, इसका मतलब इतने की वैल्यू 100 है तो यहाँ पे तो इतने की वैल्यू 100 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इनके खजरे पद का अंतर क्या होगा तो हम लिख सकते हैं कि अतः यहाँ पे ए 1000 या ऐसे लिख लीजिएगा या 1000 में पद का अंतर पूछा गया है 1000 पद का अंतर लिखेंगे हम लोग, अंतर बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आइए इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, यानी ये 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हो सकती है। तो सबसे पहले 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हो सकती है, मतलब आप समझ सकते हैं 3 अंक मतलब 100 से लेकर के और 999 तक की ऐसी कौन सी संख्याएं कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हो सकती है। तो चलिए आइए इसको भी देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं हल और हल में देखिए 3 अंकों वाली संख्या यानी आप यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 100 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, 103 हो जाएगा, 104 हो जाएगा, 105 हो जाएगा और यहाँ 106। चलिए इतनी संख्याओं में देखते हैं भाग देकर के। सबसे पहली बात कि 100 में अगर 7 से भाग देंगे तो ये भी नहीं कटेगा, इसमें देंगे तो ये भी नहीं कटेगा, 7 एकम 7 ये भी नहीं कटेगा, फिर 7 एकम 7 3 ये भी नहीं कटेगा, फिर 7 एकम 7 और ये भी नहीं कटेगा, यहाँ 7 एकम 7 7 5 35 मतलब ये 105 कट जाएगा, 105 कट जाएगा। तो ऐसा करते इनको इरेज कर देते हैं, इनको भी इरेज कर देते हैं। अब देखिए 105 हमें मिल गया ना, यानी यहाँ पे 105 एक ऐसी संख्या जो 3 अंकों में है और 7 से विभाजित हो जाएगी। तो अब देखिए इसका मतलब ये है कि इसमें अगर और 7 जोड़ देंगे तो वो भी संख्या विभाजित हो जाएगी, यानी इसमें 7 जोड़ा जाएगा तो कितना बन जाएगा 112 हो जाएगा, इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक 1000। ये 999 में हम भाग देते हैं, पहले चेक कर लीजिए 999 में 7 से भाग देंगे तो कटेगा 7 एकम 7 और 2 चला गया, 7 चौके 28 नहीं कटेगा, ये 999 भी नहीं कटेगा, 998 आप कटाते चलिएगा, ये लास्ट में आ करके 900 चलेगा, 7 एकम 7 2 चला गया यहाँ पे, 7 चौके 28 और 7 दूना का 14, ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमें एक चीज मिल गया, पहले तो ये कि इसका अंतिम पद मिल गया, प्रारंभिक पद भी मिल जाएगा प्रथम और सर्वांतर मिल जाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग लिख लेते हैं कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद मतलब ए और ए बराबर कितना हो गया 105। ठीक है, अब यहाँ बताइए सर्वांतर निकालना है तो सर्वांतर क्या बन जाएगा डी और सर्वांतर डी बराबर क्या बन जाएगा 112 माइनस 105 बराबर कितना 7। यहाँ तक तो क्लियर है। जब 112 माइनस 7 निकल गया तो इस तरह से मान निकालेंगे आप, निकल जाएगा ये। अब आप काम करते हैं कि यहाँ पे इनको हम n प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फार्मूले पे रख लेते हैं। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका मान, मतलब ये कि अब लिखेंगे n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर रख लेते हैं। ठीक है, और आपको अच्छी तरह से पता है कि इसका अंतिम पद कितना है इतना, मतलब ये कि an बराबर निकल गया है कितना 994। तो ये बताइए a की भी वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू पता है, d का भी वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं 994 यहाँ पे 994 रख सकते हैं। और जब 994 रख सकते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इज इक्वल टू ए की जगह पे या बराबर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू कितना है 105, तो वैल्यू लिख लीजिए 105 और प्लस यहाँ n माइनस 1 तो n का वैल्यू नहीं पता है, लिख लीजिए डी की वैल्यू कितना है तो यहाँ आया हुआ है 7 इज इक्वल टू, हम इस वाले मान को यहाँ लिख लेते हैं ताकि पक्षांतर करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी आपको। चलिए यहाँ लिख लेते हैं 994।
ये बताइए यहाँ पे n-1 यहाँ लिख देते हैं 7 इक्वल टू यहाँ 994 में से यहाँ 105 को पक्षांतर करेंगे तो घट जाएगा, और जब घट जाएगा तो यहाँ अब क्या बन जाएगा n-1 और यहाँ 7 इक्वल टू 994 में से 105 को घटा दीजिए। तो जब 994 में से 105 को घटाएंगे तो 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ हो गया 8, 8 यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ 8 में 9 में से 1 जाएगा कितना 8 हो जाएगा, मतलब कितना 889। और 889 जब बन गया यहाँ पे तो यहाँ लिख सकते हैं आप n-1 इज इक्वल टू 889 और बटे में 7 से कटा दीजिए इसको पूरे को, तो 7 एकम 7, ठीक है, और 7 एकम 1 बच गया, 7 दूना का 14, 4 7 सत्ते 49। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं n-1 इक्वल टू 127। तो बताइए n बराबर क्या बन जाएगा 127 और प्लस 1, n बराबर क्या बन गया 128। अब इसका मतलब ये है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी, तो यहाँ पे हम उत्तर में लिख सकते हैं कि 3 अंकों वाली 7 से विभाजित कुल 128 संख्याएं होंगी, कुल 128 संख्याएं होंगी। तो आप देख सकते हैं कितना आसान ट्रिक द्वारा सॉल्व किया गया है। चलिए आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 14। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। इसमें दिया गया है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे। तो आप नॉर्मल सी बातें समझ सकते हैं, 10 और 50 के बीच में 4 के गुणज अगर निकालने रहेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो ऐसा करते हैं, इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए पिछले क्वेश्चन में बताए थे हम कि अगर हम 10 में 4 से भाग देंगे तो पूरा नहीं कटेगा, ये पूरा नहीं कटेगा। इसका मतलब ये है कि 11 में भी 4 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा पूरा ये। और यहाँ पे यदि हम 12 देते हैं 12 में 4 से तो पूरा कट जाएगा ये। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज क्या क्या होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम हल लिखते हैं और इस हल में इसको इंडिकेट करते हैं। देखिए 10 और 250 के बीच में, तो ऐसा करते हैं हम लोग कि 10 के बाद अगर कोई 12 संख्या 12 4 से पूरा विभाजित हो जाएगी और इसमें 4 का योग करते जाएंगे तो वो सभी संख्याएं 4 से पूरा विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब 12, 16 और यहाँ पे 20, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20 और ऐसे डॉट डॉट डॉट। देखिए अगर यहाँ 250 में हम 4 से भाग देते हैं तो 4 6 24 और नहीं कटेगा पूरा नहीं कटेगा ना। और यहाँ पे यदि हम 248 लेते हैं जिसमें 4 से भाग देते हैं तो 4 6 24 और 4 दूना का 8 कट जाएगा पूरा ना। इसका मतलब ये है कि ये लास्ट में आकर कहाँ मिलेगी 248 पद पर मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि प्रथम पद a बराबर दिया गया कितना 12। प्रथम पद तो हम निकाल लेंगे इसके हिसाब से। तो ये बताइए इसी के हिसाब से सर्वांतर d बराबर क्या बनेगा, दूसरे में से पहला पद मतलब 16 माइनस 12 बराबर कितना 4, यानी इसका सर्वांतर क्या बन गया 4 बन गया। ये बताइए पहला नंबर फार्मूला प्रयोग करेंगे हम लोग, और पहला नंबर फार्मूला प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता है ये होता है n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब n की वैल्यू पता है कितना 248, पिछले क्वेश्चन में भी दिखे थे हम यहाँ पे 248। तो जब n की वैल्यू 248 आपको पता है तो क्लियर सी बात है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी देखिए a के जगह पे क्या लिखेंगे आप 12 लिखेंगे और प्लस n-1 की वैल्यू नहीं पता है, d की वैल्यू आपको मिला है कितना 4 इज इक्वल टू कितना 248। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं हम लोग। तो n-1 यहाँ लिख लीजिए 4 इज इक्वल टू 248 में से यदि 12 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा n-1 4 इक्वल टू 8 में से 2 जाएगा 6 बन जाएगा और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बन जाएगा, यहाँ पे 236। यहाँ तक ठीक है। अब ये बताइए यहाँ पे n-1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 236। भाग में है तो यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा, गुणा में है तो भाग में हो जाएगा। घटाइए 4 5 20 और 4 9 36, यानी n-1 इक्वल टू यहाँ पे 59 हो गया। तो ये बताइए n बराबर क्या बन जाएगा
59 और प्लस 1 बराबर कितना 60। क्लियर सी बात है। तो 4 के गुणज मतलब 10 और 250 के बीच में 4 का गुणज, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 10 और 250 के बीच 4 का गुणज, 4 का गुणज अधिकतम, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग अधिकतम कितना हो सकता है 60 होंगे, यहाँ लिख लेंगे 60 होंगे, और इस तरह से यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। आइए देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन नंबर 15 को। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन क्या होता है। 15 नंबर दिया है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर हो सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें करने क्या होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ हल में लिखना है आपको। देखिए दो समांतर श्रेणी दी गई, पहले इसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, जब इसके बारे में सोचेंगे हम तो ये बताइए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग प्रथम पद a बराबर, इसमें अभी सोचना है इसके बारे में। तो प्रथम पद a नहीं, इसको कैपिटल A ले लीजिए ताकि दो बराबर है तो लिख सकते हैं। प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो ये बताइए इसी का अगर हम सर्वांतर निकालें तो सर्वांतर d बराबर क्या बन जाएगा, यही ना मिलेगा 65 माइनस 63 बराबर कितना 2, 65 माइनस 63 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका एनवा पद, वो पद जिनके बारे में हमें नहीं पता है। जब एनवा पद निकालेंगे तो निश्चित रूप से हमें एक फार्मूला लगाने पड़ेंगे, और वो फार्मूला कौन सा रहेगा, तो आप देख सकते हैं नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या एन। ध्यान रहे अगर कैपिटल वाला ए है तो यहाँ पे लिखिएगा कैपिटल ए एन इक्वल टू क्या बन जाएगा ये ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। अगर इस वाले नियम से हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका पता नहीं है हमें, लेकिन इसका पता है कितना 63 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 63 और प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितना है 2 है, तो केवल 2 लिख लीजिए। यहाँ तक ठीक है। चलिए हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान करके यही स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, अब इसी में स्टेप नंबर सेकंड लेके चलते हैं, और स्टेप सेकंड लेकर चला जाएगा तो आपको मिलेगा ये, और जब वो मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि लिखना होगा क्या आपको कि इसमें अब हो गया प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा 3, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर्वांतर d बराबर आपका हो जाएगा उसमें 10 माइनस 3 बराबर कितना 7। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम निकालेंगे इसी समान में क्या ए एन इक्वल टू ए की जगह पे ए और प्लस क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये बताइए फिर से लिखेंगे हम ए एन बराबर ए की वैल्यू इसमें 3 है और प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू यहाँ पे सॉरी डी लिखिएगा अभी, अब यहाँ पे डी की वैल्यू 7 हो गया। तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लेते हैं, और आपको ये दर्शाना है कि कैपिटल ए मतलब ए एन बराबर है स्मॉल ए एन के। तो जब ये एक दूसरे के बराबर रहेंगे तब हम दोनों इक्वेशन को लेकर चलेंगे वहाँ, इसको ले चलते हैं पहले, यानी कितना हो जाएगा 63 और प्लस ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ये लिखेंगे इसको, मतलब कितना 3 और प्लस क्या बन गया यहाँ ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी मतलब 7 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब जब यहाँ से सॉल्व की जाएगी तो पहले गुणा कर लेते हैं, मतलब 63 और प्लस 2 में एन से करेंगे 2n और माइनस 2 एकम कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 3 की जगह पे 3 प्लस 7 में एन से करेंगे तो क्या बन जाएगा 7n और माइनस कितना हो गया 7। यहाँ तक ठीक है। अब यहीं पे एक काम करते हैं, इनको और इनको घटा लेते हैं तो क्या बन जाएगा 61 और प्लस क्या बन जाएगा 2n इक्वल टू ये घटेगा तो क्या बनेगा -4 और प्लस कितना 7n, क्या बन जाएगा 7n। ये तो क्लियर सी बात है। ये अब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 61 और प्लस 4 हो जाएगा और 7n में से इधर घटेगा तो क्या बन जाएगा 2n, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 5n इक्वल टू 61 और 4 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, 5 से हमने 65 को घटाया, n बराबर क्या निकल गया 13, n बराबर क्या निकल गया 13। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, n के किस मान के लिए बात पूछा गया है
तो कह सकते हैं nवें पद के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि दोनों समांतर श्रेणियों के, अब क्या पूछा गया है n के किस मान के लिए, तो हम लिख सकते हैं 13वें पद के लिए समान होंगे। 13वें पद के लिए क्या होंगे, समान होंगे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, समान यानी बराबर लिख सकते हैं। n की वैल्यू 13 आ गया है, ठीक है। तो यही आपको पूछना था इस क्वेश्चन में, n बराबर 13 हो गया, ठीक है। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आइए इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद क्या है, पांचवें पद से 12 अधिक है। तो इसको आप सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले करने क्या है कि इसमें प्रथम पद ज्ञात करने हैं और सर्वांतर भी ज्ञात करना है। तो लिख सकते हैं प्रथम पद a बराबर, नहीं पता है यानी प्रथम पद a लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ सर्वांतर क्या बन जाएगा, d। सर्वांतर बराबर क्या मान सकते हैं हम लोग, d मान सकते हैं। तो प्रथम पद a हो जाएगा और सर्वांतर आपका d हो जाएगा। तो एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिए, तीसरा पद 16 दिया गया है। तो तीसरा पद 16 का मतलब क्या, an इक्वल टू 16। तो an की वैल्यू हमने नहीं पता है, यानी तीसरा पद यानी a थर्ड इक्वल टू कितना, 16 हो जाएगा। a 13 या a थर्ड बराबर कितना, 16 हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन हम ये कह सकते हैं कि पांचवा पद क्या है, उसके पूरे पद से, मतलब सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो जब सातवां पद उसके पांचवें पद से 12 अधिक है तो सबसे पहले तीसरा पद निकालेंगे, उसके बाद से हम सातवां पद हल कर सकते हैं, उसके बाद चाहेंगे तो अगला पद भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए थर्ड के लिए क्या निकालेंगे, हम यही निकाल सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू कितना, 16। अब यहाँ पे समीकरण 1 मान करके छोड़ दीजिए। दूसरे स्टेप में सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब यहाँ हो जाएगा a7 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a5 और प्लस में कितना 12 है, तो 12 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बताइए अब यहाँ a7 जो दिया गया है, मतलब a7, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, a प्लस 6d लिखते हैं, ये तो क्लियर सी बात है। और बराबर a5 के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस 4d और प्लस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो अब ये हो जाएगा 4d यहाँ पे है। अब देखिए ये तो पहले कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 6d और 4d यहाँ पे दिया गया है, ये इधर आ जाएगा तो कितना बनेगा, यहाँ पे 6d और माइनस 4d इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। ये घटेगा तो क्या बनेगा, 2d इक्वल टू 12, 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो d बराबर कितना हो जाएगा, 6। d बराबर कितना हो गया, 6। अब एक काम करते हैं कि इस d का मान यानी लिखेंगे हम d का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। अब ये बताइए समीकरण नंबर 1 में रखा जाएगा, समीकरण 1 हमने यहाँ बनाया है। तो a बराबर नहीं पता है तो लिखेंगे a प्लस 2 की जगह पे 2 इंटू, अब देखिए d की जगह पे क्या रहेगा, 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। तो बताइए a प्लस 2 6 कितना होता है 12 इक्वल टू 16। तो a बराबर क्या बन जाएगा, 16 माइनस 12, a बराबर क्या बन गया 4, a बराबर 4। अब देखिए वह समांतर श्रेणी ज्ञात जिसका तीसरा पद इतना है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे a की वैल्यू निकल गया यहाँ पे। अब ये बताइए प्रथम पद, तो प्रथम पद a बराबर कितना आ गया 4। तो द्वितीय पद निकालते हैं हम लोग, तो ये द्वितीय पद के लिए क्या निकलते हैं सूत्र, a प्लस d होता है। इसका मतलब क्या बनेगा 4 हो जाएगा और प्लस 6 है तो यहाँ पे हो जाएगा 6 बराबर 10, ठीक है। और यहीं पे तृतीय पद निकालेंगे हम लोग, तो तृतीय पद बराबर होता है क्या, a प्लस 2d, और a प्लस 2d का मतलब क्या 4 और प्लस 2 इंटू d की वैल्यू कितना 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इक्वल टू 6 गुना का 12, 4 और 12 कितना हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। और इसी प्रकार से चौथा पद निकालेंगे हम लोग, तो चौथा पद मतलब कितना a प्लस 3d, और a प्लस 3d निकालेंगे हम लोग तो 4 और प्लस 3 इंटू 6 इक्वल टू 36 18, 4 प्लस 18 बराबर कितना 18 4 22।
इसका मतलब अब जो मान निकल जाएंगे वो बनेगा यहाँ पे लिख लीजिए 4, 10, 16, और यहाँ पे हो जाएगा 22। अब देख सकते हैं इन दो सबके बीच के अंतर जो बनेगा वो कितना बनेगा, 6 का ही डिफरेंस बनेगा। 6 4 10, 10 6 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, और इस तरह से ये इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना आसानी पूर्वक सॉल्व किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ की बस फेर है, समझ जाएंगे क्वेश्चन हो जाएगा। एक समांतर श्रेणी का 3 8 13 डॉट डॉट 293 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, इसका मतलब इसको हम प्रथम मानेंगे। अब मतलब इस पद से हमें 20वां पद निकालना है, इसका मतलब इसको यदि हम प्रथम पद मान करके बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट कर देते हैं, मतलब 3 8 13 डॉट 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 253 तक, तब हम इसका 20वां पद निकाल सकते हैं। तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे आप लिखेंगे हल, बार बार गलत लिखा जा रहा है, यानी हल, और इस हल में आपको इंडिकेट करना है। देखिए कहा गया है कि समांतर श्रेणी का 3 8 13 293 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो जब अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है तो ऐसा करते हैं कि अंतिम पद को प्रारंभिक पद मान लेते हैं और इनको लास्ट में कर देते हैं। मतलब क्या कि अंतिम पद अब लेंगे 253 डॉट डॉट डॉट, क्या बनेगा 13, 8, 3, और ये आपको निकालना है कहाँ तक, 20वां पद तक। तो ये बताइए 20वां पद तक निकालेंगे हम, तो ये कह सकते हैं इसमें कि प्रथम पद बराबर, तो प्रथम पद क्या दिया गया a, और यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा अब 253। ठीक है, अगर हमें सर्वांतर निकालना है तो सर्वांतर d बराबर, अब इसके लिए प्रथम इधर से लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यानी 8 में से 3 जाएगा ना। तो जब 8 में से 3 का आंकड़ा निकालेंगे, 3 में से 8 का, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 8 बराबर कितना, -5। ये तो ठीक है, जब -5 बन जाएगा तो अब आपको क्या निकालना है, 20वां पद निकालना है। तो अब देखिए an इक्वल टू, हम लोग सूत्र जानते हैं, an इक्वल टू a प्लस पोस्ट में n माइनस 1 इंटू डी। ये तो फार्मूला हो गया। इस फार्मूले पे अगर हम सेट करेंगे तो देखिए कौन सा पद पूछा, 20वां ना, यानी a20 इज इक्वल टू a की जगह पे a रख लीजिए और n माइनस 1 इंटू डी निकालना है। यहाँ भी a, और a की जगह पे क्या रहेगा 253 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक चीज ध्यान देना है आपको, d की वैल्यू कितना आया हुआ है, तो d की वैल्यू हमने निकाला है 5। d की वैल्यू कितना निकाला है आप लोग, 5 निकाले हैं। तो ये बताइए अगर हम 20 को निकालते हैं यहाँ पे इस a20 को, तो क्या लिखेंगे a प्लस 19d, यही ना होगा इसका मान। जब a प्लस 19d होगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि a20 इक्वल टू a की जगह पे क्या लिखेंगे आप 253 और प्लस 19 की जगह पे 19 और इनटू d की जगह पे -5। तो बताइए 253 और प्लस 19 5 95, ये माइनस में हो जाएगा, तो ये भी तो माइनस में होगा। तो अब फिर से नया मान क्या निकल जाएगा, a20 इक्वल टू 253 और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 95 बराबर 13 में से 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ 4 बचा, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 5 14, यानी 5 हो जाएगा, और 2 में से 1 तो हट ही गया, तो क्या बन गया 58, यानी क्या बन गया 158। तो ये बताइए यहाँ पे a20 इक्वल टू 253 माइनस 95 बराबर 198, इसका मतलब अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः अंतिम पद से 20वां पद कितना हो जाएगा 158, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 18। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्नावली का 18 नंबर क्वेश्चन। किसी समांतर श्रेणी का चौथे व आठवें पद का योग 24 है। कोई समांतर श्रेणी है जिसकी चौथे और आठवें पद का योग क्या दिया गया, 24 दिया गया है।
तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें हम इक्वेशन ट्रेंड करेंगे और इक्वेशन क्या रहेगा वो ध्यान से देखिए। आप देखिए पहली बात यहाँ आ रही, चौथे पद और 8वें पद का योग कितना है 24 है। इसका मतलब यहाँ पे हम हल करेंगे तो लिख सकते हैं चौथा पद क्या होता है, ये होता है A4 और प्लस कर लीजिए। 8वां पद क्या होता है, तो ये होता है A8 और इन दोनों का योग कितना होता है 24 होता है। ठीक है, यानी इसका योग और इसका योग मिला करके 24 हो रहा है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले इसको एक इक्वेशन बना करके ये A4 बताया कि जितना पद पूछता है उससे एक कम लिखिए, तो क्या बन जाएगा A प्लस 3D और प्लस इसके लिए क्या बनेगा, तो A प्लस ये बन जाएगा 7D और कुल मिला के किसके बराबर है 24 के। ठीक है, इसके हिसाब से A और A कितना हो जाएगा 2A और प्लस 7 और 3 कितना हो जाएगा 10D और बराबर कितना हो जाएगा 24। तो ये बताइए अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ बन जाएगा A प्लस 2 पंजे 10, 10D 5D और बटा बराबर कितना 12। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है, बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे। देखिए अब इसमें छठे व 10वें पदों का योग 44 दिया गया है। तो चलिए छठे पद पे चलते हैं हम लोग। अब स्टेप नंबर सेकंड है, मतलब दूसरा इसमें जो दिया गया है, ये फर्स्ट स्टेप था और ये वाला आपका स्टेप नंबर सेकंड हो गया। फर्स्ट स्टेप और ये आपका सेकंड स्टेप क्या है, छठे व 10वें पद। तो छठा पद मतलब कितना, हम ऐसे लिखते हैं ना A6 और प्लस A10 इक्वल टू कितना पूछा गया है, इसमें 44 पूछा गया है। तो यहाँ पे आप 44 लिखेंगे। ठीक है, 6 के लिए एक कम कीजिए, A प्लस कितना 5D और प्लस एक कम करेंगे तो A प्लस कितना 9D और इक्वल टू कितना 44। ठीक है, अब देखिए A कितना हो जाएगा 2A और प्लस 9 और 5 कितना हो जाएगा 14D और बराबर कितना हो जाएगा 44। फिर से डिवाइड कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा A और प्लस ये हो जाएगा 7D और इक्वल टू कितने हो जाएंगे, ये 2 से भाग देने पर 22। ये बन जाएंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। पहला और दूसरा दो समीकरण बन गए यहाँ। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर। अब हल करना लिख दिया गया तो आप जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। चलिए लिखते हैं यहाँ पे। पहला नंबर कितना है, ये आपका है A प्लस 5D इक्वल टू 12। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है। और सेकंड कितना है, ये है आपका A प्लस 7D इक्वल टू 22। बहुत पहले से ही आपको समझाते आ रहे हैं कि यदि समान चिन्ह रहेगा तो हम किसी भी हालत में घटाएंगे तभी तो कटेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सीधा घटाने पर, एक दूसरे को क्या करने पर घटाने पर। जब घटाने की बारी आएगी तो सिंबल चेंज होगा, ये प्लस था तो माइनस, ये भी प्लस था तो माइनस और ये भी प्लस था तो किस में हो गया माइनस में हो गया। अब देखिए ये माइनस में हो गया और ये प्लस में है, तो 7 में से 5 जाएगा तो क्या बनेगा -2D। अब 22 ये आपका नेगेटिव बन गया और ये प्लस है तो घटेगा तो क्या बनेगा -10। ये कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो D बराबर क्या बन जाएगा 2 पंजे 10। D की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया 5 निकाल लिया। अभी A की वैल्यू निकालनी है तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे A की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए समीकरण नंबर 1 ये है, तो A की जगह पे A और प्लस D की जगह पे क्या करेंगे 5 इंटू 5 और इक्वल टू कितना 12। तो बताइए A बराबर क्या निकल जाएगा, ये 12 और 5 5 इसको पूरा करेंगे तो 25 होगा ना। तो 5 5 25 मतलब 25 को माइनस करेंगे तो A बराबर क्या बन जाएगा -13। यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं। अब एक और चीज कर लेते हैं, हमें यहाँ पे साफ साफ शब्दों में दिख रहा है यहाँ पे कि D की वैल्यू हमने 5 प्राप्त किया है। तो ये बताइए इसमें पूछा क्या गया है कि आपको 3 पद ज्ञात करने हैं, और जब 3 पद ज्ञात करने हैं A बराबर आपने निकाल लिया यहाँ पे 13। तो ये बताइए अगर आप यहाँ पे 3 पद निकालेंगे, यहाँ पे हल कर दे रहे हैं 3 पद निकालने हैं, 3 पद निकालने पर अगर इसका हम 3 पद निकालेंगे तो निश्चित ही देखिए सर्वांतर आपका 5 आया हुआ है ना। तो बस आपको करने क्या है कि -13 और +5 ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा -8 और -8 में आप फिर से +5 ऐड कर दीजिए तो
8 में से 5 जाएगा तो क्या बनेगा 3। इसका मतलब पहला आपका बन जाएगा -13, दूसरा आपका बन जाएगा -8 और तीसरा आपका बन जाएगा -3 और यही कुल मिला के क्या बन जाएंगे, इनके आंसर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। आइए हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को। आइए देखते हैं दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर ये है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन में वृद्धि प्राप्त कर रहा है। प्राप्त के किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। मतलब ये क्रम 200 रुपये पर हर साल बढ़ेगा तो कितने वर्ष बाद जा करके 5,000 से उसका 7,000 रुपये पेमेंट हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले करने क्या है इसमें कि 1995 में उसे 5,000 रुपये मिलता है। ठीक है, जब 1995 में उसको, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे 1995 में उसको 5,000 रुपये मिला, तो ये बताइए 1996 में कितना मिलेगा उसको, 200 रुपये वृद्धि हो रहा है ना, यानी कितना हो जाएगा 5200 रुपये। तो 1997 में कितना मिलेगा उसको, तो ये हो जाएगा आपका 5400 रुपये। इसी प्रकार 1998 में उसको कितना मिल जाएगा 54 और फिर 200 कितना हो जाएगा 5600 रुपये। तो इस तरह से हर साल यदि उसको 200 रुपये वृद्धि हो रही है तो ये कहा जा रहा है कि अंत में वो 7,000 रुपये कितने दिनों बाद प्राप्त करेगा, मतलब कितने वर्षों में उसका जो पेमेंट है वो 7,000 रुपये हो जाएगा। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइए देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं कि समांतर श्रेणी यहाँ पे है 5,000 रुपये, कॉमा यहाँ हो जाएगा 5200 रुपये, कॉमा और यहाँ हो जाएगा 5400 रुपये, कॉमा और यहाँ हो जाएगा आपका 5600 रुपये, कॉमा डॉट डॉट कहाँ तक 7,000 रुपये तक। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू 7,000 हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि प्रथम पद जो होता है, यानी प्रथम पद अगर निकालेंगे तो प्रथम पद ए बराबर क्या निकाला गया, ए बराबर कितना है 5,000 रुपये। क्लियर सी बात है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बताइए इसी में अगर हम सर्वांतर निकालते हैं तो सर्वांतर आपका डी हो जाएगा, दूसरे में से पहला निकाल देंगे, घटा देंगे, यानी 5200 में से आप 5,000 रुपये को घटाएंगे तो क्या बन जाएगा 200 रुपये आपका सर्वांतर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम ये कहते हैं कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, इस वाले फार्मूले को अगर हम सॉल्व करते हैं तो एन लास्ट पद दिया गया है कितना 7,000 रुपये। कितना दिया गया है 7,000 रुपये। तो आइए इसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं बराबर दे करके कि 7,000 रुपये बराबर ए की वैल्यू कितना है 5,000, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 5,000 और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना आया हुआ है, तो यहाँ आपने निकाला है कितना 200 रुपये, तो यहाँ हो जाएगा 200 रुपये। ठीक है, इनको इधर लेके आ जाइए या फिर चाहेंगे तो इसको ऐसे रख लीजिए एन माइनस 1 और कितना है 200 है, तो 200 कर दीजिए बराबर, ये इधर जाएगा तो 7,000 और माइनस 5,000, इसका मतलब ये हो जाएगा 200 और एन माइनस 1 इक्वल टू, इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2,000 रुपये हो जाएंगे। तो ये बताइए एन माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2,000 डिवाइडेड बाई 200 0000, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये 7,000 डॉट 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 यहाँ तक है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एन माइनस 1 इक्वल टू 10, तो एन बराबर क्या बन जाएगा 10 और प्लस 1, तो एन बराबर क्या बन गया 11। मतलब क्या, अब क्वेश्चन के हिसाब से ये हो जाएगा कि उसका वेतन 7,000 रुपये कब होगा, किस प्रत्येक वर्ष हो रहा है ना, मासिक के आरंभ किया तो किस वर्ष, तो लिख सकते हैं कि अतः 11वें वर्ष में वेतन 7,000 रुपये होंगे, 7,000 रुपये हो जाएंगे और यही इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बाद एक और क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्नावली 5.2 का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, अंतिम है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और अपनी साप्ताहिक बचत में 1.75 रुपये बढ़ाती गई। यदि वो 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है
तो n ज्ञात करना है। n का मतलब वो कौन सा दिन हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। लास्ट नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए एक चीज आपको समझना है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। इसका मतलब यह है कि अब यहां पे लिख सकते हैं प्रथम। अगर हम प्रथम पद निकालते हैं तो प्रथम पद बराबर ए हो जाएगा और ए बराबर दिया गया 5। बात थोड़ा समझिएगा। अच्छा, इसका अगर सर्वांतर निकालते हैं, बचत निकाल रही है ना, तो यहां पे हो जाएगा आपका सर्वांतर, और सर्वांतर डी बराबर 1.75 रुपए। यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए, अब आपको निकालना है द्वितीय पद, और जब द्वितीय पद निकालने होंगे, द्वितीय पद ऐसे लिख दे रहे हैं हम, द्वितीय पद मतलब क्या, a प्लस डी होता है। और आप समझ सकते हैं a की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू कितना 1.75, ठीक है। तृतीय पद निकालेंगे हम लोग, तो तृतीय पद में आपका हो जाएगा, यहां लिख लेंगे हम तृतीय पद, और तृतीय पद में हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 1.75। और ऐसे ही चौथा पद निकालेंगे हम लोग, तो चौथा पद क्या बन जाएगा, a प्लस 3 इंटू 1.75। इस तरह से पद निकाल लेंगे हम लोग। तो देखिए ये तो पदों की संख्या हो गई। अगर हमें सॉल्व करना होगा तो लिखेंगे हम प्रथम पद, जैसे ऊपर लिखे हम लोग, प्रथम पद a बराबर 5 हो जाएगा, और इसका हम सर्वांतर निकालते हैं, तो सर्वांतर आपका हो जाएगा d बराबर कितना, d बराबर आपका हो जाएगा 1.75। यहाँ तो क्लियर सी बात है सर, 5 हो जाएगा, ये क्लियर सी बात है। अब देखिए n पद पे निकालते हैं, इसका nवां पद ज्ञात करना है क्योंकि n ही पूछ रहा है। तो बताइए a n बराबर क्या बन जाएगा, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी निकालेंगे हम, और ये हमें ज्ञात करना है। और ये पता है nवां पद कितना दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है इतना बचत करता है, तो लिख लीजिए 20.75 इक्वल टू a की वैल्यू कितना है 5 है, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 1.75। तो क्लियर सी बात है। इधर लाइए इधर, तो ये हो जाएगा 1.75 और माइनस 5 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और यहाँ 1.75। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 15.75 बराबर, ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 और यहाँ 1.75। इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 इक्वल टू 15.75 में हम 1.75 से भाग देंगे। 15.75 में हम 1.75 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये बताइए 15.7 में 1.75 से भाग देने के बाद ये कितना होगा, तो आप भाग देकर देखिएगा, इसका मान 9 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब n माइनस 1 इक्वल टू 9, n बराबर n प्लस हो जाएगा, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 10। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या कह रहा है कि साप्ताहिक बचत इतना हो जाती है, तो n का मान ज्ञात करना है। तो n की मान निकल गया यहाँ पे। अतः क्या दिया गया ऊपर, रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की थी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत इतना बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतना हो जाती है, तो n ज्ञात करना है, और n बराबर लिख सकते हैं क्या 10 वर्ष, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 5.2 का एक भी क्वेश्चन इसमें छोड़ा नहीं गया है। इसके पहले वाले वीडियो में भाग 1 करके था, उस वाले वीडियो में 5.2 का 1 से लेकर के और 8 तक था, और 8वीं से लेकर के और टोटल 20 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किए गए हैं इस क्वेश्चन में। तो आशा करते हैं कि आपको आज की पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ क्वेश्चन को लाइक कीजिए, और आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो मेरा ये सविनय निवेदन है, प्रार्थना आपसे है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसे ही आपके लिए अगली प्रश्नावली बहुत जल्द ही अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you for watching my video, and next video coming soon.